चलिए साहब, बहुत बढ़िया, राधे राधे, बिल्कुल सभी को राधे राधे। पहले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जवाब दो। सी और बी में लड़ाई चालू हो चुकी है, कोई कह रहा है सी और कोई कह रहा है बी है, कोई कह रहा है सी और कोई कह रहा है बी। ठीक है, देखो बेटा, यहां पर बाइजिंग का मतलब क्या होता है, बाइसीकरण का मतलब क्या होता है, बाइसीकरण का मतलब क्या होता है मेरे लालो, बाइजिंग का मतलब क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में दूसरा अविनति भी कहते हैं, कि जब भी किसी डायोड पर, जब भी किसी डायोड के सिरों पर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, यानी सीधा सीधा उसको बैटरी से जोड़ देते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइसीकरण, यानी कि बाइजिंग, यानी कि अविनति, है ना। अब दो तरीके से होती है ये, मैं पूरा ही बता देता हूं आपको। एक होता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अग्र अवनति, ठीक है, या अग्र बाइसीकरण भी बोल सकते हैं। एक होता है बेटा आपका रिवर्स बायस, ठीक है, जिसको हम पश्च या उत्क्रम अविनति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च या उत्क्रम अविनति, ठीक है। अगर आपने डायोड का पी सिरा, डायोड का पी सिरा बोले तो ये वाला सिरा, ये एन होता है, ये पी होता है ना, पी को जोड़ा पॉजिटिव से और एन को जोड़ा नेगेटिव से, तो डायोड आपके किस बायस में होता है, फॉरवर्ड में। पी किससे जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव से, एन सिरा नेगेटिव से, तो किस में होता है, फॉरवर्ड में। और अगर डायोड का बेटा पी सिरा आप जोड़ते हो नेगेटिव से और एन सिरा जोड़ते हो आप पॉजिटिव से, ठीक है, ये पी हो गया, ये एन, तो डायोड किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है बेटा कि अगर पी टर्मिनल, पी टर्मिनल is at high potential, is at high potential with respect to n, यानी कि P सिरा n सिरे के सापेक्ष उच्च विभव पर है, तो कौन सी वाइजिंग होती है, फॉरवर्ड। और अगर उल्टा कर दे, n टर्मिनल is at high potential, is at high potential with respect to P, देन इट इज इन रिवर्स बायस। अगर एन सिरा पी के सापेक्ष उच्च विभव पर है तो रिवर्स में होता है। इसको वैसे भी याद रख सकते हो, जो सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा वो आपका हाई पोटेंशियल पर होगा, उच्च विभव पर होगा विद रेस्पेक्ट टू अदर टर्मिनल, यानी कि दूसरे सिरे के सापेक्ष, ठीक है ना। तो यहां पर यह पूछा था कि अग्रबायसित अवस्था में लाने के लिए बैटरी का ऋण सिरा किससे जुड़ेगा, तो किससे जुड़ेगा बेटा, एन टर्मिनल किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका, सी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा, सी वाला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझे क्या, चलिए साहब। सर फास्ट फास्ट कराओ बेटा, फास्ट कैसे, अगर क्वेश्चनों का आंसर ही बताना है तो वो तो मैं ही बता के चला जाऊंगा, अभी आधी घंटे में 50 क्वेश्चनों का, आपको उसके साथ कंटेंट भी तो रिवाइज करवाना है ना बेटा, फास्ट फास्ट कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, पढ़िएगा जनता जनार्दन। सर हमारी मेहनत के साथ साथ आपकी जुल्फे भी बड़ी हो गई, बरसात का मौसम है बेटा। हाँ जी, चलिए। हम्म, सर बेस्ट स्टेप्स, ओहो बहुत बढ़िया, चलने दो। अगला क्वेश्चन क्या है, अनवाइज्ड पीएन संधि में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होलों का विसरण होता है, क्यों। इन एन अनवाइज्ड पीएन जंक्शन हॉल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन, किसके कारण होता है बेटा, बताना जरा। हाँ जी, किसके कारण होता है, क्या आपके जो है एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन होलों को आकर्षित करते हैं, पोटेंशियल, बेटा देखो अब पोटेंशियल की तो बात नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अनबायस्ड, मतलब कोई पोटेंशियल आपने अप्लाई नहीं किया, तो ये दूसरा ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दो, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता एन क्षेत्र से अधिक होती है, और ऑल ऑफ दी अबव, क्या है इसका आंसर बताओ। बी वाला तो गलत है ना, बी वाला तो गलत है, पोटेंशियल की तो बात करनी है, डी कह रहे डी,
सब लोग कह रहे डी है बेटा। डी जब होता जब बी सही होता तो बी तो काट दिया ना अपन ने। ठीक है, तो अब बच गया ए और सी। और देखो दोनों ही ऑप्शन लगभग लगभग सही से लग रहे हैं आप लोगों को, है ना, क्योंकि एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन होलो को आकर्षित करते हैं बिल्कुल, और एन पी क्षेत्र में होलो की सांद्रता एन क्षेत्र से अधिक होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन यहां पर बताना है कि होलो का विसरण क्यों होता है, क्यों जाते हैं, तो वो अट्रैक्शन के कारण जाते हैं, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। ए जाएगा बेटा इसका आंसर, क्या जाएगा, ए वाला जाएगा। ठीक है ना, हाँ सी गलत कर रहे हो भाई, है ना। चलो नेक्स्ट, एवलांश भंजन में पीएन संधि डायोड में कारण है। एवलांश ब्रेकडाउन आपको पता है, जो रिवर्स बायस में जंक्शन ब्रेक होती है, उत्क्रम अवनति में जो आपकी जंक्शन ब्रेक होती है उसमें एक तो होता है जेनर भंजन, जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, और एक होता है आपका एवलांश ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांश भंजन। अब बात ऐसी है कि एवलांश भंजन में पीएन संधि डायोड का कारण क्या है, बताइए किस कारण से होता है एवलांश भंजन आपका। ठीक है, बताइए। डी 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 कह रहे हैं साहब, तो बिल्कुल देखो एवलांश भंजन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन होता है, किससे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनसे, है ना, जो कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, जो सह संयोजक बंध बने होते हैं, हाँ जी, किसमें, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, उनके जो बॉन्ड है उनसे इलेक्ट्रॉनों की कॉलिजन होती है, उससे बॉन्ड टूटते, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, उस कारण से कौन सा बंधन होता है, एवलांश, क्योंकि उससे चार्ज कैरियर एकदम से बढ़ जाते हैं जो संधि की ओर गति करते हैं तेजी से, तो जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो एवलांश बंधन के लिए बेटा क्या होता है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी वाला। और जेनर ब्रेकडाउन पर एक क्वेश्चन जेनर डायोड का आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जो जेनर डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम में आता है, वोल्टता नियामक के रूप में काम में आता है, वो किस पर आधारित होता है बेटा, आपका जेनर ब्रेकडाउन पर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। दोनों ब्रेकडाउन किस बायस में होते हैं बेटा, उत्क्रम में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट, जेनर डायोड का उपयोग कैसे होता है भाई, जेनर डायोड लो अभी बताया था, जेनर डायोड इज यूज एज, तो रेक्टिफायर की तरह तो होता नहीं। अब दो ऑप्शन बच गए, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर और डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, बताओ किसके रूप में होता है बेटा जेनर डायोड का उपयोग। दो तो मैंने ही काट दिए, है ना, रेक्टिफायर में तो होता ही नहीं है। हाँ, रेक्टिफायर में कहा जेनर डायोड आता है बेटा, सिंपल डायोड काम में लिए जाते बेटा, है ना। जेनर डायोड का सिंबल अलग होता है मेरे लालू। जेनर डायोड का सिंबल जो है या तो आप ऐसे बनाते हैं या फिर आप इस तरीके से बनाते हैं बेटा। ये कहाँ है रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर में तो सिंपल डायोड काम में लिया जाता है बेटा। ठीक है ना, सी 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 सी, और कई बच्चे डी कह रहे हैं, अरे लपोड़ो, का राइट आंसर है सी, है ना। एक बात बताता हूं आपको, और जो मैंने कई बार ऐप में बताई है आप लोगों को। ठीक है, आपका जो रेक्टिफायर होता है ना, इस रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी के लिए कहा जाता है कि दिष्टकारी एसी को डीसी में बदल देता है। लेकिन महाराज हम देखते हैं कि वो डीसी प्योर डीसी नहीं होती, वो पल्स डीसी होती है। कौन सी होती है, स्पंदमान डीसी होती है महाराज। ठीक है, वो स्पंदमान डीसी होती है, कुछ इस तरीके वाली। रेक्टिफायर का आउटपुट आपने भी देखा है, हाँ जी। जबकि आपकी जो शुद्ध डीसी है, प्योर डीसी जो है ना, वो कैसी होती है बेटा, उसमें वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है ऐसे। ठीक है, जबकि रेक्टिफायर से ये मिलता है, ये पल्स डीसी है, इसको कहते हैं पल्स डीसी हम। ठीक है, तो बेटा रेक्टिफायर के बाद में जो पल्स डीसी है ना, इसको डालते हो आप किसमें, फिल्टर में। किसमें डालते हो, फिल्टर में। और फिल्टर के बाद इसको डाला जाता है जेनर डायोड में। और जब जेनर डायोड में डालते हैं उसके बाद में आपको जो मिलती है वो डीसी मिलती है, शुद्ध वाली, ये वाली डीसी मिलती है। तो यहां पर आपने एसी ही डाली है भाई, है ना, समझ में आ गई बात। इसको एसी वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में कहेंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सी और ए क्या है क्वेश्चन,
फुल वेव रेक्टिफायर में अगर 50 हर्ट्ज सप्लाई से है, ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल फ्रीक्वेंसी पूछिए बेटा, क्या पूछिए? रिपल। रिपल फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं क्या? ऊर्मिका आवृत्ति। क्या बोलते हैं? ऊर्मिका आवृत्ति बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान रखना बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। ऊर्मिका आवृत्ति अगर फुल वेव में बात करें, किस में बात करें बेटा? फुल वेव रेक्टिफायर में बात करें, ठीक है, पूर्ण तरंग में बात करें, तो पूर्ण तरंग में 2 टाइम्स होती है, ठीक है, यानी कितनी होगी बेटा रिपल फ्रीक्वेंसी? 100 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है ना बेटा, 50 हर्ट्ज है ना, तो उसका कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछता हाफ वेव में पूछता, यानी कि अर्ध तरंग में पूछता बेटा, तो अर्ध तरंग में सेम रहती है, यानी सेम क्वेश्चन आपसे अर्ध तरंग के लिए पूछ लिया जाता है, हाफ वेव के लिए, तो उसमें रिपल फ्रीक्वेंसी आपको सेम बतानी होती है, यानी कि वहां पर ऊर्मिका आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज ही होगी, ठीक है। जबकि पूर्ण तरंग में क्या हो जाती है? 2 टाइम, यानी कि राइट आंसर जाएगा आपका सी वाला। कौन सा? सी वाला, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। आज मैं कमेंट सेक्शन कम देखूंगा तुम्हारा भाई, है ना, हाँ, तुम लगे रहो आराम से। तो यहां पर यह है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर हम एम्पलीफायर के रूप में काम में लेंगे तो क्या होगा? एनपीएन की बात हो रही है बेटा। एनपीएन में ये होता है इमीटर, एन टाइप का बना होगा, ये होगा बेस आधार, और ये होगा कलेक्टर। तो बेटा इमीटर में कौन होता है? एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बेस से होकर के कलेक्टर पर जाएगा। ऑप्शन देखो, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करते हैं, बिल्कुल भाई साहब, पहला ही ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। हॉल जो जाते हैं बेटा, हॉल जो जाते हैं वो पीएनपी में जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज पीएनपी में जाएगा, पी टाइप बनेगा मीटर, उसका मेजॉरिटी चार्ज होता है हॉल, तो वो हॉल जाएगा उसमें, किसमें? पीएनपी में। तो हॉल वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। और संग्राहक से आधार नहीं जाते बेटा, आधार से बेस टू कलेक्टर जाते, कलेक्टर टू बेस नहीं जाते, इसका राइट आंसर जाएगा ए वाला। कौन सा वाला? ए वाला, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। लाइक शेयर ठोकते जाओ, क्लास को आगे बढ़ते जाओ। चलिए साहब, कोई बात नहीं करेगा बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो। ये डिम्पल इम्पल कौन है बेटा? बात मत करो ना, फालतू बकवासों की बात मत करो, इधर पढ़ो। हाँ जी, नेक्स्ट। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सी सर्किट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपसे फेज डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा इनपुट आउटपुट में? बताओ। अरे कई बार बताए तो है। इनपुट आउटपुट में कॉमन इमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है? बताओ बेटा। 180 डिग्री का होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री का, है ना। एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? अपोजिट फेज में होते हैं इनपुट और आउटपुट, किसमें? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 180 डिग्री, अपोजिट फेज में होते हैं दोनों, ठीक है बेटा। ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, डिलीटेड पोर्शन मान के छोड़ मत देना, है ना। एम्स में क्वेश्चन था, एम पैरामेडिकल में क्वेश्चन था, हर स्टेट नर्सिंग के जितने एग्जाम हुए सब में आए, ठीक है। तो डिलीटेड मान के छोड़ मत देना, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसका 180 डिग्री बिल्कुल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अगला है न्यूमेरिकल। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, ओके। आईसी दे रखी है आपको कितना? 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन 90% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर जा रहे हैं, इमीटर से कलेक्टर पर कितने जा रहे हैं? 90% इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो इमीटर करंट होगी, जो बेस करंट होगी, वो क्या होगी? बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार इसी तरीके से पूछा जाता है, बहुत आसान होता है, ठीक है ना, ये बहुत आसान होता है बेटा। तो ध्यान से देखो जरा, 90% जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मीटर टू कलेक्टर, मतलब जो एक रिलेशन में बनाने जाऊं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि आईसी बराबर 90% ऑफ आईई। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, हम लिख सकते हैं। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी तो करंट फ्लो होगी बेटा। तो अगर इमीटर पर 100% इलेक्ट्रॉन है और उसमें से 90% जा रहे हैं, इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है वो 90% होगी, किसकी? आई की। तो यहां से आईसी बराबर 90% हटा के डिवाइड बाई 100 इंटू आई ई आएगा कि नहीं आएगा?
बिल्कुल सर आएगा। तो आई ई अगर हम निकालेंगे तो 100 इंटू आई सी अपॉन 90 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा साहब। तो 100 अपॉन 90 और आई सी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है क्या? बिल्कुल सर 10 दे रखा है। ठीक है, ये गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 मिली एम्पियर क्या आ जाएगी? आई ई आ जाएगी। 99 होता है ना बेटा, ठीक है, तो कितनी अप्रोक्सीमेटली 11 है मिली एम्पियर, तो आई तो कितनी हो गई? 11। फिर हम एक रिलेशन और पढ़ते हैं इसमें, आई ई बराबर आई वी प्लस आई सी, पढ़ते हैं कि नहीं, है ना? बेस करंट और कलेक्टर करंट को ऐड कर देंगे तो इमिटर करंट आ जाती है। तो आई बी बराबर क्या लिख सकता हूं? आई ई माइनस आई सी। आई कितना? 11, आई सी कितना है? 10, यानी कितनी आ जाएगी? आई वी 1 मिली एम्पियर की आ जाएगी। तो आई आया 11 और आई भी आया 1, कौन सा ऑप्शन जा रहा है बेटा? देखना जरा, डी वाला जा रहा है। कौन सा वाला जा रहा है? डी वाला। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? डी वाला इसका राइट होगा। ठीक है, सी क्यों कर रहे हो यार? सी क्यों कर रहे हो? उल्टा क्यों कर रहे हो महाराज? ठीक है, समझे क्या? बिल्कुल सर, डी 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 डी। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, आप तो पढ़ने पे ध्यान दो। चलो नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के लिए बीटा दे रखा है, करंट गेन दे रखा है बीटा, एल्फा पूछ ले बेटा। देखो आपको पता है एल्फा और बीटा दोनों ही करंट गेन है। क्या है बेटा? करंट गेन है ना। सी और सीवी एम्पलीफायर में, कॉमन इमीटर और कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन होता है। करंट गेन धारा प्रवर्धन गुणांक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ध्यान रखना, एक करंट गेन के क्वेश्चन आए थे एम्स में, है ना, समझे ना? हाँ जी। तो यहां पर देखो, जैसे आपने बात की सी एम्पलीफायर की, किसकी बात करी? सी एम्पलीफायर की। तो इसमें बेटा करंट गेन का फॉर्मूला जैसे बनाना है, तो इमीटर वाला तो कॉमन हो गया। इनपुट में कौन जाएगा? बेस, और आउटपुट में रहेगा कलेक्टर करंट, यानी कि डेल आईसी अपॉन डेल आईबी। ये तो किसका बन गया? सी एम्पलीफायर का करंट गेन। सीवी एम्पलीफायर का यदि आपको बनाना है तो देखो, आउटपुट करंट तो दोनों में क्या रहेगी? आईसी। चेंज होगा इनपुट वाली पर। अब यहां देखो कॉमन बेस, तो बेस तो कॉमन हो गया, तो इनपुट में क्या होगी बेटा? आई ई होगी। तो एक करंट गेन का फॉर्मूला बन गया सीवी एम्पलीफायर में। ठीक है, अब आपसे पूछा है यहां पर कि महाराज जो है बीटा आपको दे रखा है, एल्फा आपसे पूछा है, इसका रिलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, एक तो होता है बीटा बराबर एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये तो ऐसे है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, अगर ये तो एल्फा दे रखा हो तो बीटा निकालना हो तो इससे निकालना। ठीक है, और अगर जैसे बीटा दे रखा है एल्फा निकालना है तो फिर आप लिखोगे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये होता है। तो एल्फा बराबर बीटा की वैल्यू 99 दे रखी है क्या? बिल्कुल। और 1 प्लस 99 यानी कितना आएगा? 99/100, यानी कि 0.99। तो एल्फा की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 0.99, यानी कि राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा? बी वाला जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल साहब, सभी प्यारे बच्चों ने सही आंसर किया, बी 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 बी। ठीक है, ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, यदि कलेक्टर करंट 25 मिली एम्पियर है और बेस करंट आपकी जो है 1 मिली एम्पियर है, तो एल्फा क्या होगा? करंट गेन पूछा है बेटा आपसे। ठीक है, आईसी दे रखा है आपको कितना बेटा? 20 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। आई बी आपको दे रखा है 1 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा एल्फा, एल्फा क्या होता है बेटा? डेल आई सी अपॉन डेल आई ई, ये होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास आईसी तो है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है बेटा? आई ई नहीं है। तो एक रिलेशन हम ये भी पढ़ते हैं, आई बराबर आई वी प्लस आई सी। तो यहां से आई ई कितना आ जाएगा? आई वी कितना है? 1, ये कितना है? 25, यानी कितना आ जाएगा? 26 मिली एम्पियर। निकाल लिया आई, बस। तो एल्फा की वैल्यू क्या? 25 अपॉन 26। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 25/26, यानी कि सी वाला जाएगा। समझे क्या? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है?
हाँ जी, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर व्हेन L इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई स्क्वायर mh मिली हेनरी एंड C इक्वल टू दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज ओके। ठीक है बेटा, जब आप ऑसिलेटर पढ़ते हो, ऑसिलेटर 2 लित्र, तो 2 लित्र में बेटा एक टैंक सर्किट होता है। क्या होता है? टैंक सर्किट। ये क्वेश्चन ध्यान भी रखना बेटा। और टैंक सर्किट जो होता है वो एक एलसी सर्किट होता है। टैंक सर्किट क्या होता है? एलसी सर्किट, जिसमें एक कॉइल एक कैपेसिटर के साथ एक जो कुंडली है वो आपकी संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ी होती है। कॉइल कैपेसिटर साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। ध्यान रखना किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। तो इसलिए बोला जाता है कि जो टैंक सर्किट होता है इट इज ए एलसी सर्किट एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ठीक है, समझ में आ गई बात? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आप एसी में भी पढ़ते हो। ठीक है, यहां पर आपको एल भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, बस इसको कैलकुलेट करके एफ की वैल्यू निकाल लो। तो एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 अपॉन पाई स्क्वायर, और मिली हेनरी है, मिली मतलब 10 की पावर -3, तो इसको 10 की पावर -3 करके हेनरी में लिया आया। ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी 0.04 माइक्रो फेरेड, तो फेरेड में लेने के लिए माइक्रो को क्या करेंगे? 10 की पावर -6, ये फेरेड में आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2 पाई, अब देखो ये पाई स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो पाई स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर क्या आएगा? पाई आ जाएगा। अंदर क्या? 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4 इंटू, इसको 4 कर देता हूं और 2 पावर और बढ़ा दो, 10 की पावर -8। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो एफ बराबर 1/2 है ना। अंदर देखिए 10 की पावर -2, 10 की पावर -5 बाहर आ जाएगा, 10 बनेगा ना बेटा अंदर। अंदर क्या बचेगा? देखो 10 की पावर -11 और एक पावर कम कर दो, इसमें से +1 है ना, तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 का अंडर रूट से बाहर आ गया 10 की पावर -5, और 2 का कितना? 4 का अंडर रूट कितना? 2। यानी एफ बराबर आएगा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, यानी 25 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, ये आएगा। अब यहां पर देखो जरा, हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी किस में? हर्ज में। क्या मैं इसको 25 किलो हर्ज लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, हम लिख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? 25 किलो हर्ज। समझे क्या? बिल्कुल सर, क्लियर। चलिए साहब, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। द लॉजिक गेट्स गिविंग आउटपुट 1 फॉर द इनपुट ऑफ 1 एंड 0। ये कहा गया है कि अगर दो इनपुट आपके क्या हो, 1 और 0 हो, तो आउटपुट आपका अगर 1 आ रहा है, इसने कहा है ना, ठीक है, कि अगर इनपुट 1 और 0 है और आउटपुट फिर भी 1 आ रहा है, तो कौन से गेट में ऐसा होता है? तो पहला तो बेटा इसका आंसर है और गेट, क्योंकि और गेट की बूलियन इक्वेशन जो होती है वो a+b होती है, यानी दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आ रहा है ना बेटा, तो पहला तो और गेट सही है ना। नोर वाले तो काट ही दो, क्योंकि नोर में इसका इन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 0, तो नोर वाले तो काटो, ये बच गया है ना। अब बचा एंड में आता है क्या? एंड में नहीं आता बेटा, 1 इंटू 0, क्योंकि एंड गेट की क्या होती है? a.b, 1 इंटू 0 तो 0 आएगा, तो आंसर कौन सा जाएगा? डी वाला। नैंड और नोर में ऐसा हो, नैंड और ओर में ऐसा होता है। ठीक है, नैंड गेट में क्या होती है बूलियन इक्वेशन? a.b का बार। ठीक है, तो 1 इंटू 0 का बार यानी 0 का बार यानी कि 1 आ रहा है ना बेटा, दोनों इनपुट पे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डी वाला जाएगा। कौन सा? डी वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी 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 डी। ओके, नेक्स्ट। द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल कॉरस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। बताओ कौन से गेट की है ना। अब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, देखो ए, ये बी और ये एक्स। ठीक है, ये दो तो इनपुट हो गए, एक्स आउटपुट हो गया आपका, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या आ रहे हैं आपके? आउटपुट में आ रहा है 0 1 1 1। सीधा सीधा ही दिख रहा है बेटा, किसकी है? और गेट की है। किसकी है?
और गेट की है, किसकी है, और गेट की। ए प्लस बी देख लो चाहो तो, तीनों को जोड़ोगे 1 आ जाएगा, ठीक है, बी बी बी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। द लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज द इनपुट वेवफॉर्म्स ए एंड बी एज शोन। ओके बेटा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है, इसमें इनपुट की वेव नहीं दे रखी तो आउटपुट कैसे बताओगे आप, है ना। इनपुट वेव इसमें नहीं दे रखी है, आउटपुट वेव कैसे बताएंगे अपन, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक को रिमूव करेंगे अपन अभी। टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ठीक है, इनपुट पल्स नॉट अवेलेबल, छोड़ देता हूं ऐसे लिख करके, क्योंकि ये जब पीडीएफ जाती है तो बच्चा फिर सोचता है क्वेश्चन क्यों नहीं कराया सर ने। इनपुट पल्स इसमें है नहीं तो आउटपुट कैसे बताओगे आप, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको रिमूव कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर विल बी। बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जनता जनार्दन, फटाफट से, जल्दी से जवाब देंगे। देखो बेटा, ये कौन सा गेट है, नैंड, और ये भी कौन सा गेट है, नैंड, है ना। जरा देखो बच्चा, यहां पर अगर नैंड गेट का आउटपुट बताएंगे तो ए डॉट बी का बार आएगा ना बाहर, इस नैंड गेट का आउटपुट, और ये ए डॉट बी का बार इस वाले पे भी जाएगा इनपुट में, इस वाले दो इनपुट होते हैं नैंड गेट में, तो दोनों पे क्या जाएगा, ए डॉट बी का बार। तो फाइनल क्या आएगा आपका, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार और उसका हॉल बार। हॉल बार क्यों लगाया, क्योंकि इसकी बूलियन इक्वेशन होती है ए डॉट बी का बार, तो ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये, हॉल बार आएगा आएगा। और आपको पता होना चाहिए बूलियन अलजेब्रा में ए डॉट ए ही होता है, क्या होता है बेटा, ए डॉट ए ही होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी का डबल बार लिख सकता हूं, ए डॉट ए ही लिख दिया ना, तो ए का डबल बार, यानी फाइनल क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा आपके पास, क्योंकि इन्वर्ट करके फिर दोबारा इन्वर्ट करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी वाला जाएगा, ए डॉट बी जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए साहब, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure given below, the input for a digital circuit are shown and the output is Y. एक सर्किट दे रखा है, इसमें आपको आउटपुट बताना है बेटा, तो देखो कैसे बताएंगे। यहां पर देखिएगा, ये कौन सा गेट है आपका, नैंड, ये कौन सा गेट है, नॉट, और ये आपका कौन सा गेट है, और, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर ए डॉट बी का बार आएगा आपका, आएगा ना, नैंड गेट की बूलियन इक्वेशन। यहां से सी नॉट में गया तो सी बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये और गेट है, और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट जोड़ता है, तो बाई बराबर आपके पास जो आएगा वो आएगा ए डॉट बी का बार प्लस सी बार, है ना। आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है, आपको मैंने पढ़ाई है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस बी का बार है, इसको मैं लिख सकता हूं ए बार डॉट बी बार। अगर ए प्लस बी का बार है, बार अलग अलग तोड़ोगे तो प्लस का क्या हो जाता है, डॉट हो जाता है, बार अलग अलग टूट जाता है ना। दूसरा होता है ए डॉट बी का यदि बार है तो इसको लिख सकता हूं मैं ए बार प्लस बी बार, है ना। डॉट है तो प्लस हो जाता है और बार अलग अलग। ये है डी मॉर्गन थ्योरम, किसी को नहीं पता हो तो ध्यान रख लेना, पढ़ा रखी तुम्हें वैसे तो जीएस पे तो, है ना। तो इसको डी मॉर्गन से तोड़ करके मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार प्लस बी बार लिख सकता हूं ना, ए डॉट बी के बार को ये, और सी बार तो अलग है ही। तो फाइनल इसका जो आएगा वो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आएगा, यानी राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा, सी वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा, सी वाला जाएगा, बिल्कुल सी 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 सी, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे बच्चों का आंसर सी चल रहा है, बहुत ही लाजवाब, शानदार, जानदार, ठीक है। चलिए साहब, अगला, नेक्स्ट। ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच, बताओ, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो क्या करता है ना, जो डिसीजंस देता है, मेक्स लॉजिक डिसीजंस, ओके, अलाउज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओनली इन वन डायरेक्शन, वर्क्स बाइनरी अलजेब्रा एंड अल्टरनेट बिटवीन 0 एंड 1 वैल्यूज। ये तो काटो, हमेशा का 0 1 के बीच में थोड़ी खेलता है, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर जहां तक है सी है, बाइनरी अलजेब्रा पर आधारित होता है, बाइनरी।
ठीक है, समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना। वैसे इसका ये भी सही है, करेक्ट, ए भी सही है इसका, ठीक है, ए भी सही है। ये जो लॉजिक होता है ना, लॉजिक, ये क्या होता है बेटा, बूलियन इक्वेशन होती है। ये जो लॉजिक गेट, जो लॉजिक गेट में जो आप लॉजिक की बात करते हो ना, वो लॉजिक क्या होता है बेटा, वो बूलियन इक्वेशन होती है, बूलियन समीकरण। जैसे और गेट किस पर परफॉर्म करता है, y इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो है इसका लॉजिक, यानी कि बूलियन इक्वेशन। एंड गेट ए डॉट बी, नैंड गेट ए डॉट बी का बार, नॉर गेट ए प्लस बी का बार, नॉट गेट ए बार, और एक्सोर गेट ए एक्सोर बी, यानी ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये जो है, ये जो बूलियन इक्वेशंस होती हैं 6 गेट की, यही तो बेटा लॉजिक होता है, ठीक है ना, समझ गए क्या, ठीक है, हाँ जी, क्लियर, ओके, नेक्स्ट। ट्रुथ टेबल दे रखी है, द गेट इज, देखो मैं बना देता हूं, पी क्यू आर, ठीक है, देखो इधर इसमें उल्टा बना रखा है, 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, ये है। और इस पे आउटपुट क्या दे रखा है, 1 0 0 0। बताओ कौन से गेट की है, क्या ये किस गेट की है बेटा, जरा बताना, हाँ जी, ये किस गेट की है, नोर की है, और की है, एंड की है, नैंड की है, किसकी है, साफ ही दिख रहा है बेटा, किस गेट की है बताना, सी, सी, एंड गेट, एंड गेट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, किसकी है ये, एंड गेट की है भाई, है ना। एंड गेट का क्या होता है, ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी, हाँ जी। तो देखो 1 1 पे 1 आता है, बाकी सब पे 0 आता है, तो बाकी सब पे इसमें 0 दे रखा है ना, क्योंकि 0 इंटू 1 करोगे तो 0, 1 इंटू 0 करोगे 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो किसकी है बेटा, एंड गेट की है, ठीक है ना, बिल्कुल साहब, ये एंड गेट की होगी, हाँ जी, सी और डी, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, लाजवाब, जानदार। आ जाओ, एक बूलियन इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी, और हॉल बार लगा रखा है, और इक्वल टू 1। आपसे क्या पूछा है इसने, कि इनपुट क्या होंगे, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, कि भैया आउटपुट क्या आ जाए, 1। अब देखो बच्चा क्या करता है, पता है क्या करता है, वो ये करता है, इनके ये जो ऑप्शन है ना, तो ए की जगह 0, बी की जगह 0 पुट पुट करके और फिर निकालता, बहुत टाइम जाया करता है। अरे क्यों करते हो ऐसे, ऐसे नहीं करना बेटा, आप डी मॉर्गन लगाओ सबसे पहले, तो डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम से मैं इसको लिख सकता हूं, ए प्लस बी का बार और ए डॉट बी का बार। मैंने कहा था आपसे कि जब ऊपर वाला बार तोड़ो और अलग अलग दोनों पर बार लगाओ, तो प्लस डॉट का क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस का हो जाता है डॉट। ये तो था डी मॉर्गन, अभी बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। ये अब जरा इसमें रख लो, फर्स्ट ऑप्शन रखो, जैसे ए बराबर क्या है आपका 0, और बी बराबर भी क्या है आपका 0, रखो जरा देखना। तो देखो 0 प्लस 0 का बार प्लस 0 इंटू 0 का बार, ठीक है, यही तो आएगा। 0 प्लस 0 0 बार, ये भी 0 बार, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी कि 1 आएगा। पहला ही ऑप्शन सही है बेटा इसका, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका, बाकी के आप चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल ए ए ए ए ए, शाबाश, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बी क्यों कर रहे हो बेटा, बी पे ऐसा थोड़ी हो रहा है, देखना 0 प्लस 1 1, उसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा 0, और 0.1 वो भी 0, उसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, कहाँ है बेटा फर्स्ट वाला, कहाँ है, नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड वाला कहाँ है, सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला ही है, ठीक है महाराज। चलिए नेक्स्ट, और गेट का सत्य कथन, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ और गेट। और गेट में क्या, निर्गत 1 होगा जब निवेश ए बी अथवा दोनों 1 हो, क्या आउटपुट वाई विल बी 1 व्हेन इनपुट ए और बी और बोथ आर 1। ओहो, पहला ही सही है बेटा, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ना, हाँ जी। देखो निर्गत, ये बाई 0 नहीं हो सकता अगर एक भी 1 है, तो बाई 1 जब केवल दोनों निवेशी ना, ये भी संभव नहीं है, ये एंड में है केवल संभव, सी वाला ऑप्शन एंड गेट में, और इसमें जब ए अथवा बी दोनों 1 है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है,
और गेट की अपन ने बनाते हैं ना बेटा, ए बी वाई, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो कोई भी एक जीरो, मतलब कोई भी एक वन है या दोनों वन है, कोई भी एक वन है या दोनों वन है, तब आउटपुट वन ही तो आता है आपका। बिल्कुल सर, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, ये सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में आपको क्या करना है, आउटपुट वन लाना है, तो इनपुट क्या होने चाहिए। अब इसमें भी बच्चे पता क्या करते हैं, यहां पर आउटपुट लिखना, ये इनपुट रखना चालू कर देते कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और फिर देखते हैं। अरे ऐसे मत किया करो भाई, सर्किट को सॉल्व कर लिया करो। जैसे ये और गेट है तो ए प्लस बी आएगा, ये तो और गेट है ना आपका, और ये आपका एंड गेट है? तो एंड गेट में एक तो इनपुट जा रहा है सी और एक जाएगा ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए प्लस बी इंटू सी, यही तो आएगी इसकी बूलियन इक्वेशन पूरे सर्किट की। अब ऑप्शन रख लो आप, क्या लाना है, y इक्वल टू 1 लाना है। पहला ऑप्शन रखो भाई, 0 प्लस, देखो सी का मान जहां 0 हो गया वो तो ऑप्शन ही काट दो, क्योंकि सी मल्टीप्लाई में है, तो अंदर ए और बी की वैल्यू कुछ भी आए, सी 0 आएगा तो भाई साहब आंसर आना ही नहीं है। 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तीसरा ऑप्शन बचा है बस एक, यही सही होगा, देख लो चाहो तो, 1 प्लस 0 इंटू 1, तो 1 डॉट 1 यानी 1, तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा, सी वाला। ये लो, 3 तो वैसे ही कट गए, है ना। हाँ ठीक है बिल्कुल, सी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाए, अगला। नैंड गेट का निर्गत शून्य होगा, आउटपुट नैंड गेट का कब 0 आएगा, तो नैंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी का बार, यही तो होती है बूलियन इक्वेशन। ये लो बनाओ इसकी ट्रुथ टेबल, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। चलिए क्या आएगा इसका देखना जरा, आउटपुट क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 उसका इन्वर्ट 1, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 उसका इन्वर्ट 1, ये इसका 0 उसका इन्वर्ट 1 और इसका 0, खत्म। तो अब क्या पूछा है इसने कि भाई साहब 0 कब होगा, तो 0 कब है आउटपुट नैंड गेट का, जब दोनों क्या है, 1 है, जब दोनों क्या है 1 है, तो दोनों इनपुट अगर क्या होंगे 1 होंगे, तो नैंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा 0। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी वाला, कौन सा जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। ये देखो अब यहाँ में भी डी कर रहे हैं, यार लपोड़ो हैं, यहाँ में भी गलत कर रहे हैं लपोड़ो। चलो नेक्स्ट, क्या है, निम्न परिपथ द्वारा निर्मित गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज एन यूनिवर्सल गेट, कौन सा गेट है भाई बताना, ये पूरा सर्किट कौन से गेट को दिखाएगा है। और इसने एक आसान काम और कर दिया, देखो ये दो गेट तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इनके तो आउटपुट ही लिख दी है इसने। तो इसमें जाएगा ए बार बी बार, ये कौन सा गेट है आपका, नोर, नॉर गेट का एक बूलियन इक्वेशन होती है ए प्लस बी का बार, ये कौन सा गेट है बेटा आपका, नोर गेट है ना। तो नॉर गेट में आपका क्या जा रहा है बेटा, ए प्लस बी का होल बार होता है, इसमें एक इनपुट जा रहा है ए बार, दूसरा इनपुट जा रहा है बी बार और उसका होल बार। डी मॉर्गन से इसको क्या लिख सकता हूं, ए डबल बार डॉट बी डबल बार, बार अलग अलग तोड़ा प्लस का डॉट कर दिया, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी, यानी कौन से गेट को दिखाएगा बेटा, ये एंड गेट को, इसको दिखाएगा एंड गेट को, क्योंकि ए डॉट बी किसका होता है, एंड गेट का होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, बी वाला जाएगा, जो सभी प्यारे बच्चे कर रहे भैया, क्योंकि जिसने जीएससी ये पढ़ लिया ना उसके लिए तो लल्लू सवाल है ना, ठीक है। तो बी 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 बी, ओके। चलिए ओके नेक्स्ट, अगला, द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, बताइए परपथ किसके तुल्य है, सॉल्व करो। देखो सबसे पहले कौन सा है, नोर, नोर की क्या होगी, ए प्लस बी का बार, क्या होगी, ए प्लस बी का बार। अब देखो यहां भी आपका ए प्लस बी का बार जाएगा, यहां भी आपका ए प्लस बी का बार जाएगा, किसमें, नैंड में। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा ए प्लस बी का बार डॉट ए प्लस बी का बार और उसका होल बार, क्योंकि नैंड गेट की क्या होती है, ए डॉट बी का बार, तो ए की जगह ये, बी की जगह ये डॉट और उसका बार। तो यहां से देखो ए प्लस ए डॉट ए ही होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का डबल बार,
कैसे लिखा इसको मैंने ऐसे, ए डॉट ए जो है बेटा ए ही होता है ना, तो ए डॉट ए होगा, तो एक बार ही लिख लो भाई इसको, तो यहां से ए प्लस बी का डबल बार से ए प्लस बी आ गया, मतलब यहां पर क्या जाएगा आपका ए प्लस बी जाएगा, किसमें, नॉट में, तो बाहर क्या आएगा इसका इन्वर्ट होके, तो ए प्लस बी का बाहर आएगा। और ये किस गेट की होती है बेटा, नॉर गेट की, ये किसकी होती है, नॉर गेट की। तो ये पूरा सर्किट किस गेट को दिखा रहा है बेटा, आपके नॉर गेट को दिखा रहा है। किस गेट को दिखा रहा है, नॉर गेट को दिखा रहा है, ठीक है ना, समझ गए क्या, बिल्कुल ए, क्या बात है, लाजवाब, शानदार, जानदार आंसर चल रहे हैं भाई। नेक्स्ट, अगला देखो, इसमें भी देखो भाई, इसमें सॉल्व करके लास्ट की जो है बूलियन इक्वेशन बतानी है, बता दे क्या, बता दो सर। देखो यहां से ए गया सीधा, और यहां से बी वाला नोट में जाकर के फिर जा रहा है, यानी यहां जा रहा है बी बार, और कौन सा गेट है ये, एंड गेट, ये भी एंड है, ये भी एंड है, और जहां तक मुझे लग रहा है इसमें बिंदी नहीं लग रही, तो ये भी एंड ही मान लो, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, यहां से बी तो सीधा गया है इसमें, और ए जो है नोट में जाकर के गया है, तो ए बार है ना, यहां से क्या आएगा, ए बी बार आएगा, ओहो ओहो ओहो, पूरे पे नहीं, ए बी बार, केवल बी पे, ठीक है? और इधर से अपना क्या आएगा बेटा, यहां से ए बार बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए क्या, बिल्कुल सर समझ गए। वैसे ये शायद अपना और होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये और गेट बनाना चाहिए था इस सर्किट में, क्योंकि इसके हिसाब से करने जाएंगे तो ए बी बार, अगर इसको एंड मानते हो, और ये आएगा ए बार बी, ये आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर एंड मानोगे। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बेटा ये वाला गेट, क्योंकि ये देखो घूम और रहा है, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये घूम रहा है देखो आपका थोड़ा सा, ये आपका और गेट मानो, इसको और गेट मानो बेटा, क्या मानोगे आप, और गेट। ये देखो यहाँ से ऐसे घुमा रखा है, तो और गेट का ही तो बनता है ये सिंबल, ये वाला, है ना, ये और गेट का ही तो होता है, तो ये और गेट होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो उसके बाद क्या आएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, समझ में आ गई बात, तो ऑप्शन देखना कौन सा है, ये रहा बी वाला, ठीक है। और वैसे ये किसकी बूलियन इक्वेशन होती है बेटा, आपके एक्सोर गेट की, किसकी, एक्सोर। अगर बूलियन इक्वेशन ना दे करके इस सर्किट में पूछता है कि पूरा सर्किट किस गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज एक्सोर गेट, ठीक है, एक्सोर गेट की, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये गेट गेट के क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं दोबारा से अपने क्वेश्चनों में। Suitable impurities are added to a semiconductor depending on its use. This is done to, अपन जो डॉपिंग करते हैं ना, डॉपिंग बेटा वो क्यों करते हैं, लाइफ को बढ़ाने के लिए, हाई वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, या रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, किसके लिए करते हो डॉपिंग, बताओ। जो आप ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हो, किसके लिए करते हो भाई। देखो कंडक्टिविटी है ना सेमीकंडक्टर की, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की जो चालकता है, कंडक्टिविटी किसकी, सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की, वो दो तरीके से बढ़ाई जाती है, या तो टेम्परेचर को बढ़ा के, और या फिर डॉपिंग को बढ़ा करके, ठीक है, या तो डॉपिंग से बढ़ाई जाती है या फिर टेम्परेचर बढ़ा के, क्योंकि डॉपिंग जितना करते हो, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जितनी आप मिलाओगे, उतनी ही ज्यादा क्या होंगे बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी, है ना। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की क्या होती है बेटा, चालकता बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसीलिए इनका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। थर्मल रेजिस्टिव कोएफिशिएंट क्या आता है इनका, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव क्या, नेगेटिव आता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपकी घट जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर डॉपिंग किसके लिए की जाती है, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, सी वाला जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल साहब। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे जनता जनार्दन, देखो अगला क्वेश्चन, जवाब दो।
Electrical resistance of a piece of material sharply decrease on increasing the temperature of the piece. The material of the piece are, अरे ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है आपका, अच्छा डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस क्या है बेटा आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो मैटर कौन सा है, पदार्थ कौन सा है, अरे सीधी सी बात सेमीकंडक्टर बेटा। देखो बेटा पूरी कहानी सुनो, सुना दूं क्या, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन किसकी बेटा, कंडक्टर की, किसकी, कंडक्टर यानी चालक की, जो करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हो आप, ठीक है ये वाली बात। और फॉर्मूला भी इसका आपको पता है, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, इस रिलेशन के अनुसार। तो जो बात करते हैं अपन कंडक्टर की, तो आर टी ज्यादा होता है आर नॉट से, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना। तो एल्फा क्या आता है आपका, पॉजिटिव। तो थर्मल रेजिस्टिव कोएफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है किसका बेटा, कंडक्टर, चालक का। वही बात करते हैं अपन दूसरी किसकी, सेमीकंडक्टर की, है ना। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, चालकता बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो चाहे आपकी बात हो रही हो सेमीकंडक्टर की, है ना, किसकी बात हो रही हो, सेमीकंडक्टर की, या बात हो रही हो इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बेटा, विद्युत अपघट्ट की, दोनों में ही क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए इनका अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव, है ना, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आता है ये। और कंडक्टर में इंक्रीज, जब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर तो अल्फा पॉजिटिव कहते हैं, और जब घटती है तब अल्फा नेगेटिव कहते हैं। और अगर नॉन मेटल की बात करें यानी अधातु की बात करें तो उसके लिए अल्फा का मान 0 होता है, किसके लिए, नॉन मेटल अधातु के लिए अल्फा का मान क्या होता है, 0। समझ गए क्या, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा सी वाला, यानी कि सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट, चालक, अर्धचालक और कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का संबंध क्या है, अरे भाई साहब चलो, कंडक्टर में फोरविडन एनर्जी गैप जो होता है बेटा वो कितना माना जाता है, लगभग लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पर बात करें इंसुलेटर यानी कुचालक में बात करें तो इंसुलेटर का कितना होता है बेटा, डे लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और सबसे ज्यादा किसका होता है, आपके हीरे का, डायमंड का होता है, किसका होता है, हीरा डायमंड का, कितना होता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की बात करें, अर्धचालक की बात करें तो फोरबिडन एनर्जी गैप जो है इसके लिए वो आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और अगर फिक्स वैल्यू की बात करें तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का माना जाता है। तो महाराज सबसे ज्यादा किसका होता है, इंसुलेटर का। इंसुलेटर का कौन सा है, 3 वाला है क्या, बिल्कुल, पहले 3 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है, सबसे ज्यादा 3 2 1, 3 2 1 यानी बी वाला, इंसुलेटर का सबसे ज्यादा, उससे बाद सेमीकंडक्टर और सबसे कम कंडक्टर का, चालक का, ठीक है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी वाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, इंट्रिंसिक जर्मेनियम सिलिकॉन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बिहेव लाइक, ओके, हाँ जी, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं परम शून्य ताप, क्या कहते हैं इसको, परम शून्य ताप कहते हैं गुरुजी, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कितना होता है बेटा, 0 केल्विन होता है, कितना होता है, 0 केल्विन। तो आपसे ये पूछा गया है कि 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बेटा वो क्या होता है आपका, कुचालक होता है, क्या होता है बेटा, इंसुलेटर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन, इंट्रिंसिक में सिलिकॉन जो है वो निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ सह संयोजक बंध बना के रहता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते नहीं है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके रहता है बेटा, सह संयोजक बंध बना करके रहता है, ठीक है, देखा होगा आपने।
तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज कैरियर नहीं है तो बेटा क्या होगा, ये इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा बॉन्ड टूट जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और उसकी जगह एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम हॉल कहते हैं जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर जनरेट हो जाता है। तो उस स्थिति पर ये क्या बन जाता है, फिर कंडक्टर बन जाता है। तो अगर कोई पूछे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इंसुलेटर होता है। वहीं बात करें जीरो केल्विन टेम्परेचर पर यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक बोले तो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक यानी एन टाइप पी टाइप, वो क्या होते हैं, तो वो तो बेटा कंडक्टर होते हैं। ध्यान रखना, जीरो केल्विन पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एन टाइप पी टाइप बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक है, वो कंडक्टर होते हैं आपके। ठीक है, वो चालक होते हैं, जबकि इंट्रिंसिक वाला इंसुलेटर होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बताइए कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। मेरी तो नजर पहले गलत वाले पे पड़ती है सीधी, है ना, मेरे को तो दिख गया पहले ही। ठीक है ना, बता दो कौन सा गलत है, बताओ। ये रहा, ये साफ ही दिख रहा है, ये देखो मेरी तो नजरें क्या है बेटा, गलत चीजों को पहले देखती है ना। यहाँ पर ये देखो, मेरे तो क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद इधर जाकर मैं सीधा सी पे गया थे। देख लो बेटा, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन में कौन होता है, हॉल, गलत है बेटा, है ना। पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, क्लियर। पी टाइप का बनता है जब ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, एन टाइप का बनता है जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं, पंच संयोजी। ठीक है ना, और ये पहला भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सी वाला गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब। हाँ चलो, दाता शुद्धि के साथ मिश्रित किया गया अर्धचालक का प्रकार, ए सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद ए डोनर इंप्योरिटी। बेटा डोनर 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 इंप्योरिटी कौन सी होती है, पेंटावेलेंट। कौन सी होती है, पेंटावेलेंट, यानी कि पंच संयोजी। कौन सी होती है बेटा, पंच संयोजी, है ना। कैसे, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 4 तो बॉन्ड बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, उसको डोनर इंप्योरिटी कहते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप। कौन सा बनता है बेटा, एन टाइप। ठीक है, और ट्राइवेलेंट मिलाने पर कौन सा बनता है, पी टाइप। तो यहां पर आपसे पूछा है कि अगर डोनर इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो कौन सा होगा बेटा, तो एन टाइप होगा, बी वाला आंसर सही है बेटा। ठीक है, एक्सेप्टर ऐड करते हो तो पी टाइप, अगर एक्सेप्टर करते हो यानी ग्राही करते हो, यानी कि एक्सेप्टर कब होगा, जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लगाओगे, त्रिसंयोजी वाली मिलाओगे, बोरॉन एल्यूमिनियम वाली मिलाओगे, तो पी टाइप बनता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if Ne and NH are the number of electron and hole in a semiconductor heavily doped with phosphorus, okay, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है, कौन सी मिलाई है बेटा, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट पंच संयोजी मिलाई है, पंच संयोजी पर कौन सा बनेगा, एन टाइप। कौन सा बनेगा बेटा, एन टाइप। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। ठीक है, क्लियर है क्या। और ट्राइवेलेंट मिलाते हैं बेटा, ट्राइवेलेंट यानी त्रिसंयोजी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी बोरॉन एल्यूमिनियम वाली। ठीक है, तो कौन सा बनता है बेटा, पी टाइप बनता है। और पी टाइप में बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ होल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए साहब, ठीक है, तो यहाँ पी टाइप का नहीं पूछा है, एन टाइप का पूछा है, एन टाइप का पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बता दो, किसमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल, ए ए ए ए ए। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अक्षय परत का विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बताओ क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर। अरे क्वेश्चन देखो बहुत बार आया, पहली चीज तो डिप्लीशन लेयर में कौन होता है बेटा, तो ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेशनरी आयन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेशनरी आयन होते हैं। ठीक है, धनावेशित ऋणावेशित आयन होते हैं, समझ में आ गई बात। चलिए साहब, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में डिप्लीशन लेयर में क्या चार्ज कैरियर नहीं होते, बिल्कुल भाई, पहला ही ऑप्शन क्लियर, यही करेक्ट है।
है ना। चार्ज कैरियर नहीं होते बेटा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर अक्षय परत में क्या होता है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेशनरी आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल मौजूद नहीं होता, आवेश भाग मौजूद नहीं होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ना। मेजॉरिटी चार्ज होता ही नहीं है, कोई सा ही नहीं होता मेजॉरिटी चार्ज, तीन ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इज द राइट आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। जानते हो ना डिप्लीशन लेयर, आप लोग जानते हो ना अक्षय परत, है नहीं जानते, बताऊं, पी वाला एन वाला दोनों मिलाए, है ना, पी टाइप के ऑल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो मध्य भाग में कहीं पर बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होलों की कमी हो जाएगी आपस में एक दूसरे से मिलके, क्योंकि चार्ज का नेचर दोनों का अपोजिट होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड बराबर का होता है, ठीक है ना। तो वहां मध्य भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होलों की कमी हो जाती है ना, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होता है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर में कौन होता है बेटा, डिप्लीशन लेयर में होता है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसका ए आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, अगला 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 डायोड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, वोल्टेज पोटेंशियल ईएमएफ आपको दे रखा है बैटरी का, और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी दे रखा है, तो परपथ में धारा कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है, बताइए साहब, बताओ जनता जनार्दन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। धन्यवाद धन्यवाद दीपक सर इज बेस्ट, बहुत धन्यवाद आप, ठीक है ठीक 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 है बच्चा, ओके। अरे ये क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन देख के ना बच्चा सोचता है सर सेमीकंडक्टर में ऐसे सर्किट वाले क्वेश्चन, डर गए डर गए डर गए, मैं तो मर गई, ऐसे नहीं बेटा। हाँ जी, देखो 3.5 वोल्ट इसका है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट का है, तो पहला काम तो ये जो पोटेंशियल है ये इसमें जाएगा महाराज, है ना, तो 0.5 तो इसमें गया, क्योंकि इसके बाद ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद ही उससे ज्यादा पोटेंशियल पर ही क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो 3.5 में से 0.5 तो गया, तो बचा कितना, 3 वोल्ट, यानी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, 3 वोल्ट का आएगा, कितना, 3 वोल्ट का, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा बेटा, डेल वी अपॉन आर ही तो होगा, बी बराबर आई आर से, तो ये कितना है 3, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, समझे क्या, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, है ना, किसमें, एम्पियर में। अब ऑप्शन किस में दे रखे, मिली एम्पियर में, तो क्या इसको मैं 30 मिली एम्पियर लिख दूं क्या, क्योंकि 30 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर लिख सकता हूं इसको मैं, है ना, या फिर मैं लिख सकता हूं 30 मिली एम्पियर, ठीक है, ये मिली एम्पियर हो गया ना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी वाला, ये लो। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के भी डर जाता है ना, कहीं तो बी बराबर आई आर लगावे डायरेक्ट, है ना, तो यहां से बी की वैल्यू 3.5 नीचे 100 करके शायद वो 30, देखो 35 भी ऑप्शन में, तो 35 भी टिका सकते हैं, सी भी टिका सकते हैं, टिका ही रहे हैं, टिका कह सकते हो, मैं तो अब कमेंट में जाका हूं, हैं, ऐसी गलती मत करना रे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देना, सब्ट्रैक्ट कर लेना उसको। चलो, पीएन संधि डायोड पश्चगामी होते, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, अगर पीएन जंक्शन डायोड किस में है, रिवर्स बायस में है, बहुत बढ़िया, रिवर्स बायस में है, बना दे रिवर्स बायस में, बिल्कुल, ये आपने रिवर्स बायस में बना लिया, ये बना दिया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव। आपको पता है डिप्लीशन लेयर में जो स्टेशनरी आयंस होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव डोनर एक्सेप्टर इंप्योरिटी के जो चार्ज होते हैं उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, रोधी का विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा होती है N2P, याद करो। और रिवर्स बायस में लेने पर बेटा एक एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जनरेट होगा बायसी करंट से, वो भी किधर होगा, N2P, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, N2P, और इस N2P के कारण, इस डायरेक्शन के कारण, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन के कारण P का होल और N का कौन, इलेक्ट्रॉन, दोनों रिपल्स होते हैं किससे, जंक्शन से, ठीक है ना, जंक्शन से रिपल्स होते हैं, इसलिए जंक्शन की ओर कभी भी मूवेबल नहीं हो सकते, तो करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए रिवर्स बायस में डायोड जो है करंट फ्लो नहीं करता, धारा का चालन नहीं करता, इसीलिए डायोड को यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहा जाता है, एक दिशिक युक्ति कहा जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो एक ही दिशा में, एक ही अवस्था में जो है क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, दैट इज फॉरवर्ड बायस, उसको क्या कहते हैं, अग्रवनति कहते हैं, रिवर्स में नहीं करता, है ना। अब यहां पर क्या पूछा है इसने कि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है, अट्रैक्ट कहां करते हैं, रिपल्स होते हैं वो तो जंक्शन से, अक्षय परत से दूर हट जाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है बी वाला। विभव प्राचीर, पोटेंशियल जो वेरियर है बेटा वो कम नहीं होता बेटा, क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसमें, रिवर्स बायस में,
रिवर्स बायस में क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। फॉरवर्ड बायस में होता है डिक्रीज, तो ठीक है। और धारा प्रवाह में कोई परिवर्तन, तो करंट फ्लो होती ही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसमें, बी वाला जाएगा, ठीक है, क्या बी वाला जाएगा, ठीक है। पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर का कारण क्या है, द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन ए पीएन डायोड, बताओ 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 बताओ, बता दिया मैंने। डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेशनरी आयन होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया क्या, बनाया क्या, बताना मुझे जरा, आपने बनाया क्या गुरुजी। हाँ जी, ऐसे ऐसे, इधर तो आपने होल बनाए, इधर आपने इलेक्ट्रॉन बनाए, लेकिन ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये आपकी डिप्लीशन लेयर हो गई ना, डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत, बिल्कुल सर। तो अवक्षय परत में कौन होता है, जरा देखना कौन है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेशनरी आयन है। और ये चार्ज किसके कारण है, ये डोनर रिसेप्टर पर चार्ज है ना, दातार ग्राही अशुद्धियों पर चार्ज है ये बेटा, है ना। एक बार एक क्वेश्चन आया, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, कोई बच्चा कह रहा पॉजिटिव, कोई कह रहा नेगेटिव। अरे भाई ध्यान रखना, पी टाइप एन टाइप दोनों ही क्या होते हैं बेटा, आपके न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मत बता देना, ठीक है ना। और यहां पर बेटा कई बच्चे ये देखते हैं कि पी टाइप में गुरुजी देखो नेगेटिव बन रहे हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज, अरे भाई ये नेगेटिव जो है ना, ये किसको दिखा रहा है बेटा, ये असेप्टर इंप्योरिटी, ये ग्राही अशुद्धि को दिखा रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है डोनर इंप्योरिटी को दिखाता है, दाता शुद्धि को, ठीक है ना बेटा। और यहां इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं होता, जिसकी डायरेक्शन N2P, जिसको हम क्या कहते हैं, रोधी का विद्युत क्षेत्र। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट होता है ना, जो स्टॉप करता है किसको, इलेक्ट्रॉन होल को संधि की ओर आने से। कैसे करता है बेटा, हॉल देखो जंक्शन की ओर नहीं आ सकता, ये रही जंक्शन आपकी बीच में, है ना, जंक्शन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं बेटा, इस जंक्शन से रिपल्स होते हैं, रिपेल होते हैं, समझ में आ गई बात। तो रिपेल होते हैं, तो यहां पर ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है बेटा, ये है ये कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना आयंस, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन जिनके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिससे स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वो कारण क्या है, ये है धन और ऋण आयनों की सांद्रता, डी है भाई, डी, ठीक है। हाँ, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब, जानदार। अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन को अगर रिवर्स बायस में कर दे तो धारा क्या होगी, बताओ। रिवर्स बायस में किसके कारण धारा होगी, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज। तो महाराज आपको पता है रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती ही नहीं है ना, होती नहीं है ना, तो नाराज ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी वाला, कौन सा, डी वाला, बहुत बढ़िया, इसमें भी सही कर गए, क्या बात है, क्या बात है। रिवर्स बायस में डायोड में धारा का चालन नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि एक्सटर्नल, रिवर्स बायस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के कारण है, वो भी किधर आएगा, N2P, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन होल संधि की ओर नहीं आ सकते, और जब चार्ज कैरियर जंक्शन की ओर नहीं आएगा तो करंट फ्लो भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा आपका, डी वाला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस दे रखी है, रिवर्स बायस में दे रखी है, करंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में डायोड, भैया देखो पहली बात तो ध्यान से सुन लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए करंट की वैल्यू पूछे ने, पहले तो डायोड की वाइजिंग देखना कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स, है ना। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको डायोड की वाइजिंग देखनी है कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। और कैसे देखनी है, पी पॉजिटिव से है, नेगेटिव से, या तो ऐसे, या फिर
हाई पोटेंशियल किस पर है, उच्च विभव किस पर है, जैसे यहां पर पी पर क्या है हाई पोटेंशियल, एन पे क्या है लो पोटेंशियल निम्न विभव, तो किस में है फॉरवर्ड में। अगर डायोड फॉरवर्ड में है तो आगे सॉल्व करने जाना, और अगर मान लो डायोड रिवर्स में है तो आंख बंद करके जीरो लगा देना। क्या लगा देना बेटा, जीरो लगा देना। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात। क्या हो रहा है यार, थोड़े से कमेंट देखना, तो एक फुंतरू कुछ बड़बड़ा रहे हैं क्या कोई। क्या है भाई, क्यों आपस में लग रहे हो, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, पढ़ो तो फिर। तो ये देखना बेटा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डायोड रिवर्स बायस में होता है, बच्चा सॉल्व करने चले जाता है, अरे भाई रिवर्स बायस में उन्हें, जैसे इधर 0 वोल्ट लिखा होता है, इधर 5 वोल्ट लिखा होता, ये डायोड किस में हो जाता, किस में हो जाता, रिवर्स में, करंट की वैल्यू जीरो लगा देते, सीधा करंट जीरो। ठीक है ना, लेकिन यहां पर बेटा क्या है, देखो डायोड किस में है फॉरवर्ड में। अब फॉरवर्ड में है तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है भैया करंट तो फ्लो होगी। अब इसमें देखो फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कितनी है डायोड की 25 ओम, कितनी 25 ओम, तो एक रेजिस्टेंस तो इस डायोड की, एक यहां एक्सटर्नल लगी हुई है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई रे, टोटल रेजिस्टेंस हो गई 25 + 10 यानी कि 35 ओम हो गई। और डेल भी कितना है जरा देखना, 5 - 0 यानी कि 5 वोल्ट का। अब करंट नहीं निकाल सकते क्या, B बराबर क्या होता है आई आर, तो I बराबर V/R, तो 5/35 यानी 1/7। ठीक है 1/7, और क्या आएगा एम्पियर, क्या आएगा एम्पियर। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा इसमें, बी वाला जाएगा 1/7 एम्पियर। ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, सही आंसर आ रहा है बच्चों का, क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा, बहुत अच्छा। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में रखें तो पोटेंशियल वेरियर और डिप्लीशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई फॉरवर्ड बायस में कर दो तो क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन तो N2P रहती है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के कारण जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन होती है P2N। और अगर E एक्सटर्नल ज्यादा है E इंटरनल से, ठीक है, अगर ये कंडीशन है एक्सटर्नल वाला इंटरनल से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा P2N। P2N आने पर बेटा क्या होगा, हॉल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर मूवेबल हो जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। और जब ये जंक्शन की ओर गति करेंगे, जब ये जंक्शन की ओर गति करेंगे महाराज, तो उस स्थिति पर क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगी, है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत की चौड़ाई भी क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में स्टॉपिंग पोटेंशियल और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर यानी कि अवक्षय परत की चौड़ाई दोनों घट जाती है, रिवर्स में दोनों बढ़ जाती है। यहां किसमें पूछा है, किसमें पूछा है बेटा, किसमें पूछा है फॉरवर्ड में, तो यहां पर दोनों घटेंगे, दोनों डिक्रीज होंगे। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर, इन द मिडल ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन दी पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल इज मैक्सिमम। अरे रिवर्स बायस में क्या होता है गुरुजी, रिवर्स बायस में ये होता है कि इंटरनल वाला भी है N2P पश्चिम में, और एक्सटर्नल वाला जो बैटरी के कारण है उसकी डायरेक्शन भी N2P, तो रिजल्टेंट भी किधर आएगा गुरुजी N2P है, तो दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सर, सी 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 सी। ओके नेक्स्ट, अगला जल्दी जल्दी करते हैं अब। जेनर ब्रेकडाउन टेक प्लेस इफ, बताओ जेनर ब्रेकडाउन कब होगा, जब डॉप्ड इंप्योरिटी कम हो, हाई हो,
लेस हो, बताओ क्या कब, बताओ 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 फटाफट से। सी 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 सी, अरे पिछले का हो गया, अगले का जवाब दो फटाफट से, बताओ। जेनर भंजन, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर डायोड जिस पर काम करता है, रिवर्स बायस में जो जंक्शन ब्रेक होता है, दो तरीके का होता है, बता चुका हूं, जेनर और एवलांच, ठीक है। सी है इसका भी, है। अरे डॉपिंग कम हो कि ज्यादा हो, लपड़ो, जब डॉपिंग क्या की जाती है, ज्यादा की जाती है, तब होता है जेनर भाई। बी है बी, कहाँ सी कर रहे हो, कहाँ सी कर रहे हो भाई, बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला। फॉल्स स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ट्रू, सही है, सही है ना। नॉन ओमिक डिवाइस होती है डायोड, है। ओम के नियम का पालन नहीं करता ना, वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होता ना बेटा। आप जब कर्व बनाते हो इसका, हाँ, डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जब बनाते हो, कैसे बनता है, ऐसे ऐसे, हाँ, इधर वी फॉरवर्ड आई फॉरवर्ड, इधर वी रिवर्स आई रिवर्स। स्ट्रेट लाइन है क्या कहीं वी और आई में, नहीं है ना बेटा। तो नॉन ओमिक डिवाइस बिल्कुल सही है। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड सिंबल है, शोज एन एरो एंड आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। एक आदर्श डायोड खुले परपथ की तरह व्यवहार करता है और वन वे, बिल्कुल, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फॉल्स कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है कि एक आदर्श डायोड, आइडियल जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट होता है, ये गलत है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड को फॉरवर्ड में रख दे तो क्या होगा, बताओ, है, क्या होगा, बताओ 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 बताओ। मौज आई मौज, आनंद आया, मजा आया, हाँ जी, क्या है। फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड, इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन, ये तो गलत, फॉरवर्ड में बढ़ता थोड़ी है, डिक्रीज होता है, ये भी गलत। डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है, ये भी गलत। सही कौन सा बेटा, ए वाला, है ना बेटा। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं, है ना। और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी क्या होती है, डिक्रीज, अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है ना बेटा, है ना। फॉरवर्ड बायस में चार्ज कैरियर आना चालू हो जाते हैं ना, इसलिए, ठीक है ना। तो इसका ए आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे थे, यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला। In a reverse biased diode, when the applied voltage by 1 volt, the current is found to change by 0.5. The reverse bias resistance of the diode is, क्या है। पश्च बायस में 1 वोल्ट परिवर्तित करने पर करंट इतनी परिवर्तित हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कितनी है, हैं, बता दो। ये तो लल्लू सा सवाल है यार, बता दो, बताओ बताओ बताओ, बता दो। V बराबर आई आर होता है, R बराबर V अपॉन आई, ये 1 और I कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो एम्पियर है बेटा, माइक्रो, इसलिए 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 6 अपॉन 0.5 हो जाएगा, ठीक है। या 10 की पावर 7 अपॉन 5 हो जाएगा, या 10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा वो। बी वाला, ये तो लल्लू सवाल था। 2 ओम है, 2 ओम कर रहे, लपड़ पड़ेगी अभी, है। तुम ये माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट नहीं करोगे के, ये 2 ओम पता है किसने किया है, 1 बटा ये 0.5 ऐसे 2 ओम। अरे लपड़े, कन्वर्जन भी तो करना पड़ेगा माइक्रो एम्पियर के बेटा, एम्पियर में लेके आओ, उधर वोल्ट है। माइक्रो वोल्ट होता तो आप जो है हटा सकते थे, लेकिन वहां पर तो वोल्ट है, यहाँ माइक्रो एम्पियर है। कैसी बात करते हो यार तुम लोग। चलो, ए रिवर्स डायोड इज, रिवर्स बायस डायोड इज, बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते भाई, कौन सा रिवर्स बायस में, कैसे देखोगे रिवर्स बायस में, एन पर हाई पोटेंशियल, पी पर लो पोटेंशियल, है ना। तो यहां देखो, ये पी ये एन, ये पी ये एन, ये पी ये एन, और ये पी और ये एन, ठीक है। यहां पर जरा देखो, ये तो किसमें है, फॉरवर्ड में, क्योंकि पी पर हाई पोटेंशियल है ना। 0 और -2 में कौन ज्यादा, 0 ज्यादा, मतलब इस पे क्या है, फॉरवर्ड।
इस पे भी क्या है बेटा, फॉरवर्ड, ठीक है, और इस पे तो कोई बायस है ही नहीं, है ना, और सेम वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और यह -6 और -3 मतलब एन पर हाई पोटेंशियल है, -3 ज्यादा होता है ना -6 से, बिल्कुल, तो ये किस में गया, रिवर्स में, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिवर्स बायस में बताता, ए, यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला, अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड बायस में है सब, और डायोड की रेजिस्टेंस आपको 0 माननी है, करंट बतानी है आपको। ओहो, बताओ 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 बताओ। देखो बेटा इसमें एक चीज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो डायोड का पॉजिटिव ये पी, ये वाला डायोड तो किसमें है, फॉरवर्ड में, और ये वाला डायोड किसमें है बेटा, रिवर्स में, क्योंकि एन किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, तो ये है रिवर्स में, ठीक है। तो इस पे तो करंट 0 है, इस वाले पे तो, अब जो फ्लो होगी वो इधर से होगी, है ना, बताओ क्या होगा, बताओ लल्लू सवाल है, इसमें क्या है यार, ई दे रखा है, आर दे रखा है, आई पूछा है, क्या करना है इसमें, कुछ ही नहीं करना ज्यादा है। सी 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 कहने लग रहे हैं, क्या है इसमें, इस वाले पे आई बराबर वी अपॉन आर होता है ना, यहाँ पे ई अपॉन आर लिख लो, ईएमएफ दे रखा है ये 20, और ये कितना दे रखा है 2 किलो ओम, तो 2 × 10⁻³ ओम, ये लो, सॉल्व करो, 10 × 10⁻³ है, 20 है क्या, 20 वोल्ट, ये किलो ओम है क्या, 10⁻³ आ रहा है तो ओम में, अच्छा मिली है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, ये किस में आएगा, एम्पियर में आएगी नहीं बेटा, हाँ जी, और 10⁻³ तो 10 मिली एम्पियर हो गया ना, 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी वाला, ठीक है, कौन सा जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेटा, संधि डायोड को आदर्श मानकर एबी से प्रवाहित धारा बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई गड़बड़ मत करना इसमें, है ना, मैंने कहा ना ऐसा सर्किट आए, सबसे पहले देखो डायोड कौन से बायस में है, रिवर्स में हो तो 0 बता देना सीधा, और फॉरवर्ड में हो तो फिर सॉल्व करना। यहां पर पी पर हाई पोटेंशियल है क्या, एन के सापेक्ष, बिल्कुल, ये किसमें बेटा, डायोड फॉरवर्ड में, किसमें है, फॉरवर्ड में, अग्र में, तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यह -6 होता है या +4 होता, रिवर्स में होता, डायरेक्ट आंसर लगा देते, ए वाला 0, करंट फ्लो होगी नहीं, लेकिन यहां पर ये फॉरवर्ड में है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लो तो, आई बराबर डेल वी अपॉन आर, डेल वी कितना आएगा, 4 - 6 करोगे, ठीक है, 4 माइनस का 6 अपॉन आर कितना है बेटा, 1 किलो ओम, यानी 10⁻³ ओम, यानी 10/10⁻³ यानी 10⁻⁻² एम्पियर। राइट आंसर क्या आएगा बेटा आपका, बी वाला, कौन सा आएगा, बी वाला। ए क्यों कर रहे हो भाई, अरे ए क्यों कर रहे हो, 0 रिवर्स में है क्या डायोड, बताओ, ए कर रहे पायल प्रजापति, सेठ जलाली, हैं, देखो ए कर रहे हैं अभी भी, अरे लपोड़ो, मैंने क्या कहा, डायोड देखो पहले, डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में, या तो फॉरवर्ड में 0 कैसे कर दोगे, अगर रिवर्स में होता पी पे -6, इधर -6 होता, इधर +4 होता, आपका आंसर 0 हो जाता, क्योंकि रिवर्स में गया, रिवर्स में डायोड धारक चालन नहीं करता, करंट फ्लो नहीं कराता, आई 0 कर देते, तो फॉरवर्ड में है भाई, पी होगा ना, पी होगा ना, लपोड़ो, क्या करते रहते हो यार तुम लोग, और क्यों करते रहते हो ऐसे गलतियां। किसी पीएन संधि डायोड में गर्म होने पर ताप में परिवर्तन, क्या है ये क्वेश्चन, इन्हें पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट, बताओ बताओ, अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे पीएन जंक्शन डायोड में तो क्या होगा, अफेक्ट ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड, डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, एंड अफेक्ट द ओवरऑल बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। सी 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 सी, ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को चेंज कर दोगे ना
तो क्या होगा, अरे टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस प्रभावित हो जाएगी, तो बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है ना वो क्या होगा आपका, चेंज होगा। ठीक है, क्यों बेटा, एक बात बताओ ना, टेम्परेचर आपने चेंज किया, अब ये नहीं कह रखा कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, ठीक है, वैसे इसमें लिख रखा है हीटिंग पर, हीटिंग का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी ना सेमीकंडक्टर में तो, ठीक है, डिक्रीज होगी। और रेजिस्टेंस V अपॉन आई है ना, इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्लोप है वो किसको दिखाती है, आपके रेजिस्टेंस को दिखाती है, किसके दिखाती है, रेजिस्टेंस को। तो महाराज एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी ना, डिक्रीज होगी, तो स्लोप डिक्रीज होगी, मतलब बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्लोप है ना वो कम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, तो बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व चेंज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे लालो, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in a PNP transistor working as a common base amplifier, current gain is 0.96 and emitter current is this, the base current is, बताओ भाई, एक तो ये कह रखा है करंट गेन अल्फा दे रखा है आपको ये, दूसरा क्या कह रहा है, इमीटर करंट दे रखी है आपको कितनी, 7.2 मिली एम्पियर। इसके बाद में आपसे क्या पूछा है, IV का मान पूछा है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE होता है। तो पहले तो मैं निकालू क्या, क्या IC निकाल लू, क्या निकालो सर, IC बराबर अल्फा इंटू IE, ये तो सब लोग जानते हैं। अल्फा कितना दे रखा है 0.96, ये कितना दे रखा है 7.2, IC कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने दो भाई, है ना, बच्चों की तरह करेंगे आज, 96 इंटू 72 ऐसे करना है, ठीक है, ये 2 ये 1 192 इधर 2 4 और 67, ये करा है क्या की बात है, चलो 2 1 9 ये, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 6.91 मिली एम्पियर। कौन आया ये, ICI, ठीक है, IC इतनी आई। अब क्या है, हम जानते हैं बेटा IE बराबर IV प्लस IC, तो IB बराबर क्या, IE माइनस IC, हाँ IE कितना है हमारे पास 7.2, उसमें से IC सब्ट्रैक्ट कर दो, करो भाई, 7.2 में से, अरे सीधा ही देख लूँ क्या इनमें से, है वैसे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 ये आ रहा होगा 0.29 करके देख लेना, 0.29 मिली एम्पियर। चलो, है ना, सी वाला, यस सर, सी होगा, सी होगा, सी होगा, पक्की बात, सी होगा। हाँ बिल्कुल, आज के क्वेश्चन हो चुके हैं, ओहो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए थे क्या, बिल्कुल। तो ये सेमीकंडक्टर के आपके 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट है। इस चैप्टर को बेटा बिल्कुल अच्छे से कर लेना। चलिए साहब, तो आज की क्लास का अब यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।